जी हाँ दोस्तों, दादा अजीत पवार और शाह के खास के बीच फोन पर आखिरी बात का सच आ गया सामने। रंगे हाथ पकड़े गए साहब के खास। गुनहगार को नहीं छोड़ेंगी सुनेत्रा पवार। दोस्तों, अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुए 3 हफ्तों से ज्यादा का समय बीत चुका है और पवार परिवार के शक की सुई अब महज हादसे से साजिश की तरफ अब घूमने लगी है। 28 जनवरी के हादसे के बाद से परिवार के अंदर से कई तरह की राय सामने आ चुकी है। अब तो उनकी पत्नी, जो कि मौजूदा महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार, उन्हें भी साजिश का शक होने लगा है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल है, सवालों का सैलाब है, सत्ता के गलियारों में सन्नाटा भी है और सियासी फुसफुसाहट भी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे में निधन के बाद अब सिर्फ शोक नहीं है बल्कि शक भी है। दावा किया जा रहा है हादसे से पहले एक फोन कॉल हुई, वो आखिरी कॉल जो अब सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। ये कॉल किसकी है, कॉल किसने की, किस लिए की और क्या उस कॉल का हादसे से कोई कनेक्शन है? इस बीच केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू पर सवाल उठ रहे हैं। जांच की पारदर्शिता पर उंगलियां उठ रही हैं। विपक्ष सीधे तौर पर बीजेपी पर हमलावर है। एनसीपी नेता, और हालांकि वो बीजेपी के खास बने हुए हैं, एक बार फिर सफाई देने आना पड़ा कि अरे नहीं, बताया कुछ जा रहा है, हकीकत कुछ है। शिवसेना सांसद संजय रावत और विधायक रोहित पवार ने साहब अब महज इसे हादसा नहीं माना है, अब परिवार भी इसे साजिश की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। और वो आखिरी कॉल किसकी थी, क्या बात हुई थी दादा अजीत पवार से, किसने कॉल कराई थी और कॉल एनसीपी के ही किसी नेता की थी और वो दिल्ली का खास है। आपको सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, आप तो राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, खबर विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, महाराष्ट्र के बारामती में जब विमान क्रैश की खबर आई तो पहले इसे एक हादसा माना गया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता रहा सवाल उठने लगे और अब 3 हफ्ते बीत चुके हैं। एक तरफ राज्य सरकार, दूसरी तरफ केंद्र सरकार, यानी डबल इंजन वाली महाराष्ट्र में सरकार, दोनों ने जांच का ऐलान किया। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जांच, फिर सीआईडी जांच। लेकिन सवाल ये, क्या जांच एजेंसियां पूरी तरह स्वतंत्र हैं? जब एजेंसी मंत्रालय के अधीन हो तो निष्पक्षता की उम्मीद की जा सकती है और जब ऐसा हो तो सवाल उठना लाजिमी है। दोस्तों, अजीत पवार के प्लेन क्रैश ने महाराष्ट्र की राजनीति को झकझोर दिया था। अब सवालों का सैलाब है और इन सवालों पर अब पवार फैमिली एकजुट दिख रही है। हालांकि दिल्ली के खास एनसीपी में रह के नहीं चाहते थे कि जो बात दादा अजीत पवार की जिंदगी में एनसीपी के दोनों गुटों के विलय के तौर पर फाइनल हो चुकी थी। आखिर एनसीपी अजीत पवार के ही कुछ नेता क्यों इस फैसले के खिलाफ नजर आए और दादा अजीत पवार अंतिम पड़ाव पे थे। इस मामले में विलय होने वाला था, तारीख तय हो चुकी थी, लेकिन उनके जाने के बाद जब विलय की बात आई तो आखिर किसने दादा अजीत पवार के दल में ही रहकर एनसीपी शरद पवार गुट से दूरियां बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें शुरू कर दी? और क्या उसके साथ दिल्ली का दबाव था? क्या वो दिल्ली के कंट्रोल में था? और क्या उसको अंदाजा था कि अगर एनसीपी के दोनों गुटों का विलय हो गया तो महायुति के लिए अच्छी खबर नहीं है, शाह साहब के लिए, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, देवेंद्र फडणवीस के लिए, एकनाथ शिंदे के लिए ये खबर बेचैनी भरी हो सकती है। दोस्तों, जहां पहले राजनीतिक मतभेद सुर्खियों में रहते थे, वहीं अब पारदर्शी जांच की मांग पर सबकी आवाज एक जैसी सुनाई दे रही है। यानी एनसीपी अभी भी एक सुर में, जहां कल तक हादसा इसे माना, अब सवाल यह कि यह हादसा था या साजिश थी। एनसीपी के दोनों गुटों की एक आवाज नजर आ रही है, विपक्ष भी साथ है। अब तक दोस्तों, आपने सबसे ज्यादा शिवसेना सांसद संजय रावत, अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार को प्लेन क्रैश पर सवाल उठाते देखा होगा, लेकिन अब अजीत पवार के बेटे, उन्होंने 20 दिन के बाद इस विमान क्रैश को लेकर जो बात कही, उससे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में
महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा चेंज आ सकता है, बदल सकती है महाराष्ट्र की राजनीति। दोस्तों, वैसे दादा अजीत पवार के बाद एनसीपी को दबाने की कोशिश की गई, कंट्रोल दिल्ली का हो जाए। हालांकि सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री जरूर बनाया गया, लेकिन रिमोट कंट्रोल वाली सिचुएशन लगाई गई। लेकिन इधर संदेश मिल गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। शाह साहब के खास इस, जो कि बीजेपी तो आप जानते ही हैं, दूसरे दलों के नेताओं को कैसे कैप्चर करती है और उनसे अपना काम कराती है। यही वहां भी, जो कि शायद सुनील तटकरे हो या फिर प्रफुल्ल पटेल हो, दोनों शक की सोई उनके ऊपर कि बीजेपी के खास है। ये हम नहीं कह रहे, ये वहां के बड़े नेताओं का कहना है। दरअसल दोस्तों, एनसीपी शरद पवार विधायक रोहित पवार ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू के इस्तीफे की मांग कर दी है और स्वतंत्र जांच का मामला अब पूरी तरह से गर्मा चुका है। उनका कहना है कि जब जांच एजेंसी मंत्रालय के अधीन हो तो निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने दावा किया है कि मंत्री और विमान ऑपरेटर वीएसआर के बीच नजदीकियां जांच पर असर डाल सकती है। निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। नागरिक उड्डयन मंत्री को इस्तीफा देना होगा। दोस्तों, रोहित पवार के सवालों को अब बारामती सांसद सुप्रिया सुले का भी खुला समर्थन मिल गया है। सुप्रिया सुले ने कहा कि जनता के मन में उठ रहे संदेहों का जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने रोहित पवार की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उनका तर्क है कि जब कोई जनप्रतिनिधि तत्वों के आधार पर सवाल उठाए और जब सत्ता पे बैठी सरकार के खिलाफ उठाए तो भाई सुरक्षा ऐसे में मिलना जरूरी है और यह सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। दोस्तों, अजीत पवार के निधन के बाद राज्य में इस हादसे को लेकर लगातार सियासी उठापटक जारी है। हादसे के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हुई वो आखिरी फोन कॉल की। आखिर किसने फोन किया? तो वो किसी दूसरे तीसरे का फोन नहीं था, एनसीपी ही नेता प्रफुल्ल पटेल का ही फोन था, जो कि शाह साहब के खास है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का सपना देखने लगे थे और शायद उनके साथ बैक सपोर्ट था दिल्ली का कि बनो, कंट्रोल करना, हम हैं। और बार बार अब सफाई देना पड़ रहा है प्रफुल्ल पटेल को, तो संकेत मिल रहा है कि मामला क्या है साहब। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, उस कॉल को लेकर लगातार सवाल है कि क्या बात हुई आखिर, आखिरी कॉल, दिल्ली का क्या रहा कनेक्शन। प्रफुल्ल पटेल कदम कदम पर समय समय पे आके उन्हें जवाब देना पड़ा, सफाई देनी पड़ी। एक बार फिर सामने आए, कहते हैं मैंने दिल्ली से अजीत दादा को फोन किया था, मुझे नहीं पता था कि वो किस शहर में है। मेरा मकसद सिर्फ विदर्भ के किसानों के धान भुगतान का मुद्दा उठाना था। लेकिन सवाल ये कि अगर ये सिर्फ किसानों का मुद्दा था तो फिर सोशल मीडिया पर राइस मिल फाइल की चर्चा क्यों कहा गया कि ये कॉल किसी फाइल क्लियरेंस से जुड़ी थी? प्रफुल्ल पटेल कहते हैं ये सब गलत प्रचार है, भड़काया जा रहा है मेरे खिलाफ, मुझे, मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे फोन की वजह से कोई देरी हुई या कोई और बात हुई, यह आरोप दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब तक कॉल डिटेल्स और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती, शक बना रहेगा। शिवसेना सांसद संजय रावत लगातार खुलकर कहते रहे कि प्रफुल्ल पटेल कौन है, इनको समझिए। कुछ लोग अपने पार्टी से ज्यादा बीजेपी के करीब हैं, ये संजय रावत का प्रफुल्ल पटेल के लिए बोला गया बयान। इशारा साफ, यानी नाम लिए बिना हमला, लेकिन संदेश सीधा। और वहीं दोस्तों, विधायक रोहित पवार ने केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू के इस्तीफे की मांग कर दी है। उनका तर्क है जब जांच एजेंसी उसी मंत्रालय के अधीन हो तो निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। दो एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन क्या दो जांच का मतलब दो सच्चाइयां हैं? विपक्ष की मांग सीबीआई जांच, अब तो एक पत्र भी आ गया है सुप्रिया सुले का, और शायद देवेंद्र फडणवीस साहब फोन लगा चुके होंगे दिल्ली। सीबीआई जांच मांग उठ रही है, क्या करे दोस्तों? क्योंकि अगर इसमें किसी बाहरी या विदेशी तत्व की भूमिका है तो राज्य एजेंसी से कैसे इसे सच सामने आएगा? राज्य एजेंसी से क्या यह मुमकिन है सच सामने आ जाना? यहां बड़ा सवाल बीजेपी सरकार पर। अगर सब कुछ पारदर्शी है तो सीबीआई जांच से डर क्यों? जहां पहले राजनीतिक मतभेद सुर्खियों में रहते थे दोस्तों, एनसीपी के दोनों गुटों में पूरा परिवार, पवार परिवार एक मंच पर नजर आ रहा है। और बहुत जल्द आप सुनेंगे विलय भी होगा, तमाचा ऐसे ही लग जाएगा। 26 फरवरी को सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करने की तैयारी भी हो गई है।
जहां एक तरफ सपने कुछ और लोग देख रहे थे, दिल्ली के खास के हमें बनाया जाएगा, वहीं सुनेत्रा पवार अब यह जिम्मेदारी खुद लेंगी। नहीं, किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अजीत दादा की पत्नी, और संभवतः दोस्तों 26 फरवरी की तारीख यह तय हो जाएगा। दोस्तों यह सिर्फ संगठनात्मक फैसला भी नहीं होगा, बल्कि यह संदेश होगा कि हम बटे नहीं। सियासी गलियारों में चर्चा, क्या बीजेपी के खिलाफ नई रणनीति की शुरुआत हो गई? तो दोस्तों सवालों की लिस्ट, फहरिस्त लंबी है। आखिरी कॉल में क्या हुआ? प्रफुल्ल पटेल बार बार सफाई क्यों दे रहे? और दिल्ली से उस कॉल का क्या कनेक्शन था? और क्या जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं? और क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार पर दबाव है? और क्या इस हादसे की आड़ में सियासी समीकरण बदले जा रहे हैं? बीजेपी लगातार कह रही है जांच हो रही है, राज्य सरकार लगातार एक्शन में। सच्चाई सामने आएगी, इसका जिक्र है, बखान है, लेकिन विपक्ष का कहना है सच्चाई तभी सामने आएगी जब जांच पूरी तरह आजादी से हो, स्वतंत्र हो। दोस्तों एक तरफ परिवार का दर्द है, दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी है। प्रफुल्ल पटेल कहते हैं अजीत दादा के जाने से महाराष्ट्र को बड़ी क्षति हुई है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। लेकिन सवाल यह कि अगर सच्चाई सामने आनी चाहिए तो कॉल डिटेल्स, फ्लाइट लॉग, मेंटेनेंस रिकॉर्ड सब सार्वजनिक क्यों नहीं? क्या पारदर्शिता सिर्फ बयान तक सीमित है? महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक नए मोड़ की ओर इशारा करते हुए नजर आ रही है। एक विमान हादसा, एक फोन कॉल और कई सवाल। क्या सिर्फ एक दुर्घटना थी? सवाल यह बना हुआ है, या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छुपी है? दोस्तों जांच जारी है, सियासत भी उससे ज्यादा जारी है, लेकिन सच क्या है यह जानना महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश का हक है। आपकी राय आप जरूर बताइए। बहुत शुक्रिया।